चल 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 चल, उर्र, चल उर्र। अरे ये तो कोई सफेद घोड़ा है और उसका पैर गड्ढे में फंस गया। ओहो, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। देखो तो बेचारा कब से तड़प रहा है। चलो देखता हूँ। वीरन इतना कहकर उस सफेद घोड़े के पैर गड्ढे से निकालने लगा कि तभी वो सफेद घोड़ा घुटनों के बल वहां बैठ गया। अरे दोस्त, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, फिर भी तुम मेरे सामने ऐसे झुक रहे हो जैसे मैं तुम्हारा मालिक हूँ। लेकिन घोड़ा कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। अरे अरे अरे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बुरा मानने वाली क्या बात है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी गड्ढे से निकालता हूँ, रुक जाओ। चलो फिर जैसे ही वो सफेद घोड़े का पैर गड्ढे से निकाल देता है कि तभी अचानक सैनिकों की आवाज आती है। तभी एक सैनिक कहता है, देखो यहीं कहीं होगा सफेद घोड़ा, उसे हमें किसी भी कीमत पर राजमहल ले जाना है। राजकुमार को भी ढूंढो, इसी जंगल में होंगे कहीं, ध्यान से देखो। वीरन ये बात सुन लेता है। क्या? यानी कि वो लोग सफेद घोड़ा ढूंढ रहे हैं और राजकुमार को, पर राजकुमार तो यहाँ कहीं नहीं है। तभी सफेद घोड़े की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। ओहो, लगता है ये सफेद घोड़ा उन सैनिकों के साथ जाना नहीं चाहता। मुझे इसे इन झाड़ियों में छुपा देना चाहिए। देखो दोस्त, मैं समझ गया हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहते ना, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जबरदस्ती राजमहल लेकर चले जाएंगे। इसीलिए तुम एक काम करो, इन झाड़ियों के पीछे छुप जाओ ताकि तुम्हें कोई देख ना सके, है ना? आराम से पैर संभाल के, हल्ला मत करो, आराम से आराम से आराम से। फिर वीरन उस सफेद घोड़े को जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुपा देता है कि तभी इतने में सैनिक आते हैं। ए लड़के, ये बता, तूने यहाँ पे कोई सफेद घोड़ा या फिर राजकुमार को देखा है क्या? नहीं नहीं सैनिक जी, मैंने किसी सफेद घोड़े को नहीं देखा और ना ही किसी राजकुमार को। मैं तो चरवाहा अपना चराने वराने आया हूँ इन लोगों को। उधर कहाँ जाती, इधर इधर। अच्छा ये बताइए, वैसे राजकुमार कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं उसे तुझसे क्या है? हम लोग राजकुमार को ढूंढने आए हैं, तुझे जवाब देने नहीं आए हैं। नहीं तो बहस करता है, कहाँ जा सकते हैं? अरे राजकुमार का बाप हो रहा है क्या, बेवकूफ कहीं का। दोनों सैनिक आगे बढ़ जाते हैं कि तभी उन्हें घोड़े के बोलने की आवाज आती है। अरे 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 अरे, थांबा थांबा थांबा, यहाँ से तो घोड़े की आवाज आ रही है। कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? चलो हम आसपास की झाड़ियों में देखते हैं, अगर इसने घोड़ा रखा भी होगा तो कहीं छुपाया होगा ना। फिर दोनों सैनिक आसपास ढूंढने लगते हैं। तभी वीरन मन में कहता है, अरे भगवान, कहीं इन लोगों को घोड़ा ना मिल जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सैनिक की नजर सफेद घोड़े पर पड़ जाती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने शाही घोड़े को छुपाने की कोशिश की, क्यों रे चरवाहे? अरे बात ये कि ये तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने छुपाकर इसकी मदद की है। देखो ना, इसका पैर गड्ढे में फंसा हुआ था, बाकी मेरा कोई और मकसद नहीं था घोड़े को छुपाने का। अब तो साफ हो गया है कि तुमने ही राजकुमार को गायब किया हुआ है, तभी बड़ी चालाकी से हमसे पूछ रहे थे कि राजकुमार गए कहाँ होंगे। अब तुमने क्या क्या कांड किया है, उन सब कांडों का फैसला राजमहल में होगा। चलो, अरे पकड़ो इसको, चलो चलो चलो। अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ो। अरे मुझे घर जाना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। वीरन चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन दोनों सैनिक घोड़े को और वीरन को पकड़कर राजमहल में खींचते हुए ले जाते हैं। क्या बात है सैनिक को, क्या हुआ? हमारा पुत्र मिला, उसका घोड़ा तो मिल गया, पुत्र कहाँ है? महाराज, यही वो व्यक्ति है जिसने राजकुमार का ये सफेद घोड़ा झाड़ियों के पीछे छुपा दिया था। और पता है महाराज,
जब हमने पूछा तो इसने साफ साफ मना कर दिया, झूठ बोल रहा था ये। मुझे तो लगता है राजकुमार के साथ भी इसने कुछ किया होगा। ए चरवाहे, जल्दी से बताओ कि हमारा राजकुमार कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोलो। महाराज, कसम से कहता हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। राजकुमार कहाँ है मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो फिर इस घोड़े को झाड़ियों में क्यों छुपा रहे थे, हैं? महाराज, ये बहुत घबरा रहा था। मैंने सोचा शायद ये सैनिक इसे नुकसान पहुंचाएंगे। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, इसीलिए मैंने इसे झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। कसम से कहता हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए महाराज, मैं घोड़ा चुराना चाहता था, ना राजकुमार को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता था। ये तो बस संयोग बस हो गया कि मैं वहां पे चला गया। बस बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। मुझे तुम्हारी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। सैनिकों, इसे ले जाकर कारावास में बंद कर दो जब तक कि हमारे राजकुमार नहीं मिल जाते। ले जाओ इसे। सैनिक वीरन को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। वहीं सफेद घोड़े की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और आधी रात होते ही घोड़ा घुड़साल से बाहर निकल जाता है और वीरन की काल कोठरी के पास पहुंच जाता है। वो जैसे तैसे उसे उस काल कोठरी से बाहर निकाल देता है। अरे दोस्त, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी सैनिक ने तुम्हें देख लिया तो खामखा तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। चलो जाओ यहाँ से। अरे देख क्या रहे हो, जाओ ना। ओहो, जाओ। लेकिन सफेद घोड़ा एक नहीं सुनता और वीरन का हाथ पकड़ लेता है। अरे मुझे कहा, अरे सुनो, अब वो उसे खींचते हुए घने जंगलों के बीच एक गुफा में ले जाता है। ये क्या दोस्त, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं तो यहाँ पहले कभी आया नहीं था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते हो? पर सही बताओ, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तभी घोड़ा सामने की तरफ इशारा करता है। वीरन सामने गुफा में देखता है जहाँ एक द्वार पत्थरों से बंद था। हैं? ये कैसा द्वार है? ये तो बंद है। तभी उस गुफा से एक रहस्यमयी आवाज आती है। आखिरकार तुम आ ही गए। अगर तुम इस गुफा के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर हमारी दुनिया में प्रवेश करना होगा। हैं? अरे ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हैं? कौन है? बस यूं समझ लो कि अब तुम्हारी दुनिया पलटने वाली है। ठीक है। मैं अपना सच जानना चाहता हूँ। ठीक है, बताओ। तभी इतने में तेज रोशनी के साथ वो गुफा का द्वार खुल जाता है और वीरन उस सफेद घोड़े को लेकर गुफा के अंदर जाता है जहाँ एक साधारण कपड़ों में लड़की अनामिका बैठी हुई थी। अनामिका को देखते ही वीरन घबरा जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, हाँ, तुम कौन हो और यहाँ इस बंद गुफा के अंदर क्या कर रही हो? मैं एक राजकुमारी हूँ। क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो क्या? अपने कपड़े देखो, तुम किसी साधारण गरीब घर की लड़की लग रही हो और खुद को कहती हो राजकुमारी। मेरी बात पर यकीन करो वीरन, मैं राजकुमारी ही हूँ। तभी राजकुमारी अनामिका की नजर सामने खड़े सफेद घोड़े पर जाती है और वो चौंक जाती है। ये क्या? ये यहाँ कैसे? ये पता नहीं, ये मेरे दोस्त जैसा है, हर समय मेरे पास ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम जानते भी हो ये कौन है? क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? क्या तुम इसे पहले से जानती हो? ये घोड़ा सिर्फ असली वारिस के सामने झुकता है। अरे मैं तो बस एक चरवाहा हूँ जिस पर राजकुमार के अपहरण का इल्जाम लगा है और जो अपनी दुनिया से मुंह छुपाकर भाग रहा है। वीरन परेशान हो ही रहा होता है कि तभी वो सफेद घोड़ा
उसके सामने फिर से घुटनों के बल झुक जाता है। अरे 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 ए भाई ए दोस्त, क्या कर रहे हो तू यार? तू हर वक्त मेरे सामने झुक क्यों रहा है? ऐसा मत कर भाई, वरना राजा सच में मेरा ही सर कलम कर देगा। वीरन इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसकी आंखों के सामने एक पुराना मंजर घूमने लगता है। 2 महीने पहले विद्युतपुर गांव में चरवाहा वीरन रहता था। उम्र ज्यादा हो जाने और गरीबी की वजह से कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? देखो मैं 30 वर्ष का हो गया और अभी तक कोई भी लड़की मुझे पसंद क्यों नहीं कर रही है? आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? क्या गलती कर दी मैंने? वीरन रास्ते से जा रहा होता है कि तभी गांव वाले उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे वीरन, आ गया तू। अरे तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही मरेगा। कोई भी तुझे अपनी बेटी नहीं देने वाला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। लोगों के बच्चे बड़े हो गए और बेचारा ये देखो, इसकी पूरी जवानी निकली जा रही है और अभी तक एक लड़की ने भी इसको पसंद नहीं किया है। सच में भाई, अरे जिसकी किस्मत खराब होती है वो भला क्या कर सकता है। चलो चलो चलो, सब लोग चलते हैं, चलो चलो चलो। सभी गांव वाले तरह तरह की बातें करके वहां से चले जाते हैं। वीरन परेशान होकर घने जंगलों में जाकर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। वीरन परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की शहनाज नदी की लहरों में डूब रही होती है। अरे ये तो कोई लड़की है जो नदी में डूब रही है। हो, मुझे इसकी जान बचानी होगी। वीरन भाग कर जाता है और शहनाज को तालाब से बाहर निकालता है। अरे तुम इस तरह से नदी में क्यों कूद रही हो भाई? मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दिया होता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्या बात है? तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी माता पिता इस दुनिया में नहीं है और गांव वाले मुझे तरह तरह के ताने मारते हैं। मैं जीकर क्या करूंगी? देखो, किसी के कहने से ये आत्महत्या करने वाला कदम उठाना ठीक बात नहीं है। तुम भी आत्मसम्मान से जी सकती हो। क्या कर रही हो? इस दुनिया में अकेली औरत का कोई सहारा नहीं होता। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें सहारा दे सकता हूँ। बोलो। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर आप मुझसे शादी कर लें। वाह, इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। दोनों शादी कर लेते हैं। जैसे ही वीरन शहनाज को लेकर गांव आता है, गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या वीरन, तू तो अभी तक कुंवारा था और अभी तूने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। सच में? इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे कैसे शादी कर सकती है भाई? और ओ बहन, तूने इसके अंदर ऐसा क्या देख लिया जो इससे शादी कर ली हैं? ये बहुत अच्छे इंसान है। पति के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है जो किसी दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकती है। वे मुझसे कितना प्रेम करेंगी। आज से ये मेरे पति हैं। आप लोग मुझे ताना मारा करते थे ना, अब देखिए मेरी पत्नी जितनी खूबसूरत पूरे गांव में कोई नहीं है। चलो शहनाज, आ जाओ, चलो। वीरन गर्व के साथ शहनाज को लेकर घर के अंदर आ जाता है। रात बीतती है
और आधी रात को अचानक शहनाज की आंख खुलती है। यही सही मौका है, मुझे अब जाना होगा। शहनाज चुपके से झोपड़ी से निकलती है और राजमहल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर पहुंच जाती है। जैसा मैंने कहा था तुमने ठीक वैसा ही किया है ना? हाँ, मैंने उस गरीब चरवाहे से शादी कर ली है। बस कुछ ही क्षण और राजकुमार, उसके बाद आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दो शहनाज, मेरी वजह से तुम्हें किसी गैर मर्द से शादी करनी पड़ी। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस कुछ दिन और बचे हैं। शहनाज सुबह होने से पहले वापस झोपड़ी में आ जाती है, लेकिन तभी वीरन की नींद खुल जाती है। अरे शहनाज, क्यों भाई, तुम इतनी सुबह सुबह घने जंगल से क्यों आ रही हो? और तुम्हारे कपड़े भी थोड़े से गीले हैं, क्या चक्कर है? कहीं कुछ नहीं, वो तो बस मैं पानी लाने गई थी, घड़ा टूट गया तो वापस आना पड़ा, इसीलिए ये पानी के छींटे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? चलो अब ठीक है, चलो अब अपना काम करो, मुझे भी अपनी बकरियां चराने जाना है। वीरन घर से निकल पड़ता है। चल उर्र, चल। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक शहनाज गायब हो जाती है। ये क्या? ये शहनाज कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, ये कैसे गायब हो गई? चलो गांव में जाकर ढूंढता हूँ। वीरन उसे हर जगह ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। अरे वीरन, आ गया तू? तेरी पत्नी तो लगता है भाग गई। सच में भैया, किसी भी 18-19 साल की लड़की का मन भला तेरे जैसे इंसान के साथ कैसे लग सकता है? भाग गई होगी किसी के साथ, मुंह काला करते हुए। वीरन परेशान होकर जंगलों में जाता है, जहाँ एक अघोरी की नजर उस पर पड़ती है। चलो, आखिरकार मेरा शिकार मुझे मिल ही गया। अब जल्दी से इसकी यादें ले लेता हूँ, उसके बाद मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। अघोरी मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वीरन की याददाश्त चली जाती है। हाँ, शहनाज लापता है और मैं इतने दिनों से अपनी याददाश्त खो बैठा था। हाँ, और तुम अपनी पत्नी से अनजान हो, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। मेरी पत्नी कहाँ होगी? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उसने मुझे धोखा दिया, वो राजकुमार की पत्नी थी, फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? ये तो तुम्हें राजकुमार ही जवाब देगा। पर राजकुमार कहाँ मिलेगा? तुम्हें यहाँ से थोड़ा ही आगे जाने पर एक झील मिलेगी। उस झील के पास ही एक झोंपड़ी है, जहाँ राजकुमार और उसकी पत्नी तुम्हें मिल जाएंगी। वीरन वहाँ से निकल पड़ता है और झील के पास पहुँचता है। वीरन, तुम यहाँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। मुझे माफ कर दो वीरन, मैंने ये सब तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए नहीं किया था। इसे माफ कर दो वीरन, ये बस मेरी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए इसने ऐसा किया। क्या बक रहे हो तुम? ऐसा क्या था कि कोई भी पत्नी अपने पति के होते हुए दूसरे से शादी कर सकती है? ऐसा क्या है? शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। क्योंकि हमारे पूर्वजों से एक श्राप चला आ रहा है कि 200 वर्ष पूरे होने के बाद राजकुमार को अपने हाथों से अपना सर कलम करना पड़ता है। मेरी पत्नी ने मेरी रक्षा के लिए तुमसे शादी की और तुम्हारी उस नेक दिल की शक्ति इकट्ठा करके मेरे पास आई ताकि मेरा ये श्राप टूट सके। ऐसा क्या श्राप है जिसके लिए आप लोगों को ऐसा करना पड़ा? और ये बताओ, क्या महाराज को ये सब कुछ पता है? उन्होंने तो मुझे कारावास में बंद कर दिया था। हाँ, पिताजी को ये सब कुछ पता है और तुम्हें देखते ही सब पहचान गए थे, और तुम हमारी बातें सबके सामने ना रख दो, इसीलिए तुम्हें कारावास में डाल दिया था। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। अच्छा,
अब मैं क्या मदद कर सकता हूँ, और क्या करना है? इतना कुछ किया फिर भी राजकुमार का ये श्राप कम नहीं हुआ है। देखो ये दाहिने हाथ पर काला निशान अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे ही ये निशान उंगली के पास आएगा ये अपना सर कलम कर लेंगे। राजा साहिब इसी वजह से बहुत परेशान है। ठीक है, मैं इस श्राप का पता लगाऊंगा और इसे ठीक करके रहूंगा। ठीक है। वीरन घने जंगलों में जाता है जहां उसे एक समाधि में साधु की मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति के पास जाते ही ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है। वीरन वहीं बैठ जाता है और साधु के जागने का इंतजार करता है। 4 दिन बाद साधु अपनी समाधि से बाहर आते हैं। बताओ पुत्र, आखिर तुम कौन हो और कई दिनों से मेरी समाधि के पास इस तरह से क्यों बैठे हो? आपको कैसे पता महाराज? आपने तो पूरे 4 दिन बाद अपनी आंख खोली है। मैंने आंखें जरूर बंद की थी, पर मेरी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती थी। बताओ, मैं तुम्हारा क्या दुख दूर कर सकता हूँ? वीरन रोते हुए सारी बात बता देता है। पुत्र, ये कोई श्राप नहीं, बल्कि ये सब उस अघोरी की चाल है। क्या? उस अघोरी की चाल? रुको, अभी दिखाता हूं। साधु महाराज अपने कमंडल से जल लेकर वीरन के ऊपर छिड़क देते हैं। तभी तेज रोशनी के साथ वीरन को एक छवि दिखने लगती है। सालों पहले राजा महेंद्र सिंह के दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति रोते हुए आता है। आओ 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 आओ, आखिर कौन हो तुम और इतना हाफ क्यों रहे हो? महाराज, महाराज, उस अघोरी ने मेरी जवान बेटी की खूबसूरती छीन ली, उसे एक बूढ़ी औरत में बदल दिया। उसने आत्महत्या कर ली महाराज, आत्महत्या कर ली। अब मैं अपनी जवान बेटी की मौत का गम लेकर कैसे जीऊंगा महाराज, कैसे? क्या बात करते हो? उस अघोरी की इतनी हिम्मत! उसने हमारे राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश की। सैनिकों, जाओ और उस अघोरी को अभी इसी वक्त पकड़कर यहाँ लेकर आओ। जाओ। सैनिक कुछ ही देर में उस अघोरी को पकड़कर राजमहल में राजा के सामने उपस्थित कर देते हैं। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, कहिए महाराज, कैसे याद किया हमें? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मासूम प्रजा के साथ ऐसा दुष्ट व्यवहार करने की? ये तो हमारी शक्ति का बस एक नमूना है महाराज। और वैसे भी मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि अगर मैं रास्ते पर चलूंगा तो कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही। तुम्हारी अकड़ बहुत बढ़ गई है। मैंने तुम्हें इस राज्य में रहने दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी प्रजा की जान के साथ खिलवाड़ करो। सैनिकों, इसे घसीटते हुए हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकालो। और ध्यान रहे, आज के बाद ये कभी हमारे राज्य के आसपास भी ना दिखे। सैनिक उसे घसीटते हुए राजमहल और सीमा के बाहर धकेल देते हैं। तब अघोरी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। राजा महेंद्र सिंह, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरा अपमान पूरी प्रजा के सामने और पूरे महल के सामने किया। अब देखो, तुम्हारे हाथों ही मैं इस प्रजा का खून बहाऊंगा और फिर तुम ना चाहते हुए भी अपनी ही प्रजा के जान के दुश्मन बन जाओगे, दुश्मन बन जाओगे। समय बीतता है और राजा महेंद्र सिंह के बाद उनका बेटा सूर्यवीर जैसे ही राज्य का राजा बनता है तो एक दिन वो अपने महल में बैठे होते हैं कि तभी अघोरी उनके पास आता है। महाराज, अनर्थ होने वाला है। क्या हो गया? ऐसा क्या होने वाला है? पूरे राज्य में अनर्थ होने वाला है। भूखमरी, कंगाली और पूरा राज्य बांझ हो जाएगा।
एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप ये श्राप कम करना चाहते हैं तो हर 200 वर्ष बाद आपको अपने राज्य के वारिस को अपने हाथों से खत्म करना होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर 200 वर्ष कब पूरे होंगे? वो आज का ही दिन है। अब आपको अपने हाथों से अपना सर कलम करना होगा। अघोरी वहाँ से चला जाता है और तभी अचानक राज्य में आग लग जाती है। राजा सूर्यवीर खिड़की से ये मंजर देखकर घबरा जाते हैं। लगता है उस श्राप का प्रकोप शुरू हो गया है। मुझे अपने आप को खत्म करना होगा। राजा सूर्यवीर डर के मारे अपना सर काटकर खुद को खत्म कर देते हैं। बाप रे, ये तो बहुत गलत हुआ। हमें महाराज को जाकर ये सब कुछ बताना होगा और राजकुमार को इस भ्रम जाल से बाहर निकालना होगा। हाँ, लेकिन रुको रुको रुको, अभी मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। साधु महाराज मंत्र पढ़ते हैं और उनके हाथ में एक नीला फूल आ जाता है। ओम, ये नीला फूल ले जाओ। ये नीला फूल जैसे ही राजकुमार और राजा आदित्यनाथ के सामने रखोगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। जैसे ही सारा सच सबको पता चलेगा, वो अघोरी अपने आप इस नीले फूल में कैद हो जाएगा। उसी वक्त इस फूल को नष्ट कर देना, जिससे इस अघोरी का भी अंत हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। मैं आज ही राजमहल की तरफ निकल पड़ता हूँ। वीरन वो फूल लेकर राजमहल पहुँच जाता है। अरे, तुम्हें तो मैंने कारावास की कैद दी थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, ये फूल देखिए, इसमें आपको वो सारी सच्चाई दिख जाएगी जो इस राज्य के साथ एक अघोरी ने अन्याय किया है। राजा आदित्यनाथ जैसे ही उस फूल को देखते हैं, उन्हें सब सच दिखने लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो क्या एक अघोरी ने इतना कुछ कर दिया हमारे परिवार के साथ? इतने वर्षों से हमारा परिवार इस डर में जी रहा था। हमें माफ कर दो वीरन, हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन आज तुमने हमारा वर्षों पुराना श्राप तोड़ दिया। तभी तेज रोशनी फैलती है और उस नीले फूल में वो अघोरी समाने लगता है। अचानक वो नीला फूल काला हो जाता है। ये क्या? ये नीला फूल काला कैसे हो गया? ये काला कैसे हो गया? ओह, लगता है वो अघोरी इस फूल में समा गया है महाराज। साधु महाराज ने जो कहा था, अब उस फूल को नष्ट कर दीजिए ताकि उस अघोरी का किस्सा ही खत्म हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। इतने वर्षों तक मेरे परिवार को नर्क भरा जीवन दिया, तो इसकी मौत तो निश्चित है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी पत्नी बनी। मैंने कभी आपके लिए कुछ भला नहीं चाहा और आपने मेरे पति पर से इतना बड़ा श्राप हटा दिया। कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सब अपने पति की जान बचाने के लिए किया, इसीलिए मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वीरन, तुम अब इसी राज्य के बनकर रह सकते हो। तुमने हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। महाराज, अगर मैंने आपसे कुछ भी स्वीकार कर लिया तो मैं अपने किए हुए कर्म की कीमत ले लूंगा, और ये मैं कीमत लेना नहीं चाहता। वीरन वहाँ से निकल पड़ता है और घर की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर राजकुमारी अनामिका और वो सफेद घोड़ा आ जाता है। ये क्या? आप सफेद घोड़े के साथ? राजकुमार, और मैंने उस राज परिवार का सारा दुख दूर कर दिया है। तुम बहुत नेक हो। जिस औरत ने तुम्हें धोखा दिया, तुमने उस परिवार का भी पूरा कल्याण किया है। मैं भी ऐसे व्यक्ति की तलाश में अपनी दुनिया से इस दुनिया में आई थी, ताकि एक ऐसे इंसान से विवाह कर सकूं जो दुनिया का कल्याण कर सके। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ
और आप एक राजकुमारी। हम दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। तुम दिल के बहुत नेक हो और हम दोनों मिलकर तुम्हारी ही तलाश कर रहे थे। हम दोनों? पर महाराज ने तो इस घोड़े के लिए मुझे सजा दी थी। हाँ, ये घोड़ा कोई और नहीं बल्कि मेरा ही घोड़ा है। ये सब हमारा ही एक माया जाल था, ताकि तुम अपनी नेकी से इस राज परिवार की बरसों पुरानी परेशानी खत्म कर सको। अब तुम मुझसे शादी करके हमारी दुनिया की भी परेशानी खत्म करोगे। मुझे अपना लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इतनी जिद करती हैं तो ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ ही दिनों में वीरन राजकुमारी अनामिका के साथ दूसरी दुनिया में चला जाता है और वहाँ खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने लगता है।